बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोथेरेपी, क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अगर आप कर सकते हैं किसी चीज का तो वो है जल चिकित्सा। बाकी ठीक है, मड थेरेपी भी अपने आप में कारगर है, बट मड का मिलना बहुत आसानी से नहीं होता और उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा कठिन है, वो इतना आसान नहीं है। पर हाइड्रोथेरेपी का इतना इजी एप्लीकेशन कि छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका हर लेवल का वेरिएशन, जैसे ठंडा पानी, बर्फ, भाप और गर्म पानी और सादा पानी, ये सब हमारे घर में अवेलेबल है और इजीली हम इसको अवेलेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटेंट भी आपके में भी अच्छा है, उसको हम पढ़ते हैं और जहां कहीं भी और भी एक्स्ट्रा जरूरत होगी उसको हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल चिकित्सा का अर्थ। जल चिकित्सा प्राकृतिक उपचार पद्धति का प्रमुख अंग है। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है, यह पूर्णतः सत्य है। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर जल ही जल था, अंत में आयु पूरी होने पर पुनः जल में लीन हो जाएगा। जल पृथ्वी के तल का 5/7 भाग, लगभग 5 किलोमीटर गहराई तक ढका है। वायु वाष्प के रूप में जल बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि भोजन के बिना मनुष्य 40 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के अभाव में वह अधिक से अधिक 6 दिन तक ही जीवन धारण कर सकता है। मानव शरीर का मुख्यतः भाग जल से ही बना है। शरीर के संपूर्ण भार का लगभग 70 से 75% भाग जल ही होता है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में जल का अंश निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। रक्त में 91% जल है, हड्डी में 40%, मांसपेशियों में 75%, गुर्दे में 83%, जिगर में 60% और मस्तिष्क में 79% मात्रा में जल का अंश होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। 70 से 75% जल है, ये आपको पता ही है, संपूर्ण भार का लगभग। और मनुष्य बिना भोजन के 40 दिन रह सकता है और बिना पानी के अधिक से अधिक 6 दिन तक रह सकता है। हमारे दिन के भोज्य पदार्थ में भी जल के कुछ अंश विद्यमान है। विभिन्न भोजन पदार्थों जैसे तरकारियों में 90%, दूध में 80%, मछली में 80%, मांस में 65%, अंडे में 45%, रोटी में 40% जल का अंश पाया जाता है। ये भी आपको समझना पड़ेगा और इसी कारण ऐसा है कि हम हरी तरकारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसका पानी ना सुखाने की भी सलाह देते हैं। नहीं तो वही जल जो हमारे लिए फायदेमंद है, हम तरकारियों का वो जल बिल्कुल सुखा देते हैं, लौकी तरोई, और तब हम उसको ग्रहण करते हैं और उसके एवज में हम ज्यादा पानी पीते हैं, तो जो उसका मिनरल्स कंटेंट है वो भी सूख जाता है ना, मिनरल्स भी डिके हो जाते हैं हाई फ्लेम पे। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा तब काम करना शुरू करती है जब उसमें जितना जल है उसको आप जस्ट सीज कर दें, ढक दें, और वो अपने आप ही वो पौष्टिकता से भर जाएगा और आपकी बॉडी को नरिश करने लगेगा। जल चिकित्सा का अभिप्राय जल के प्रयोग से रोग निवारण तथा आरोग्य प्राप्त करना है। यहाँ पर शुरू होता है डिजीज मैनेजमेंट। जल के महत्व जल पीने और भोजन तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रयोग शरीर की सफाई के लिए करते हैं। हम अपने आसपास को स्वच्छ रखने में भी जल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही जल का प्रयोग रोग निवारण के लिए भी करते हैं। इस प्रकार जल हमारे शरीर को निरोग, सुदृढ़ एवं बलशाली बनाता है। आज भी हमने अपने पूर्वजों की चिकित्सा प्रणाली को भुलाया नहीं है, वरन इस चिकित्सा पद्धति को अपने वैज्ञानिक अन्वेषणों से अपेक्षाकृत अधिक उन्नत और विकसित कर वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया है। मतलब हम धुलाई, सफाई ये सब तो करते ही हैं, पर हम अपने को ताकतवर करने के लिए, हेल्थ बनाना अलग बात है, कोई बहुत लीन एंड थीन है, कमजोर है, हम उसको भी मसल टोन करने के लिए पानी का सहारा लेते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पानी का सहारा लेते हैं। तो डिटॉक्स करने के लिए तो पानी है ही है, पर हम बलशाली होने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, हष्ट पुष्ट रहने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। यही सीखना है और यही हमारी प्राकृतिक चिकित्सा का मेजर कंपोनेंट है ना। डाइट के बाद अगर हम किसी चीज की बात करते हैं या फास्टिंग के बाद, सबसे पहले नंबर पे प्राकृतिक चिकित्सा में अगर कोई चीज आती है तो वो है उपवास। ठीक है, उपवास कब, कैसे, कहां, क्यों कराना है, ये व्यक्ति को समझना पड़ेगा। आधा वो आप उसी से ठीक कर ले जाते हो। दूसरा आता है सही आहार, कि हम दें तो क्या खिलाएं उसको,
तीसरा आता है जल चिकित्सा, सर्वसुलभ, हर जगह अवेलेबल। तो कुछ ना कुछ करके आप उसको जल चिकित्सा का कोई तो दे दो कि आपके उसका जो अंग है, जो बीमारी है, वो या ठीक हो जाए या वो सशक्त होने लग जाए वो अंग, या और अंग सशक्त होने लग जाए तो उसका जो रोल है वो कम पड़ जाए, है ना। तो जब हमारे और अंग और अच्छे हो जाएंगे तो वो उसका काम बांट लेंगे और हमें आसानी हो जाएगी। तो जरूरी नहीं कि हम उस अंग को अच्छा कर पाए, कभी कभी क्या होता है कि हम सब उसका ताकत, बाकी अंग मिलके उसकी ताकत बन जाए, ठीक है। तो वैसा भी करके प्राकृतिक चिकित्सा कभी कभी रिजल्ट देती है। जल के कार्य क्या है, मैक्सिमम तो आप सबको पता है, पर फिर भी इस दृष्टि से देखें तो जल रक्त को समुचित तरल अवस्था में बनाए रखता है। जल की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसमें अनेकानेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। जल शरीर में उत्पन्न होने वाले अनेक रसों को तरलता प्रदान करने के साधन के रूप में काम आता है। जल पाचन में सहायक है। जल से शरीर का तापमान सामान्य रहता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के टूटने तथा अपच आदि से जो विषैले पदार्थ हर समय बनते हैं, जल इन विषैले पदार्थों को मल मूत्र तथा पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। यदि जल की मात्रा कम होती है तो यह विषैला पदार्थ शरीर में मिलकर रोगी बना देता है। ये आप भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स निकलने का माध्यम पसीने के माध्यम से है। तो अगर जल में घुलनशील नहीं होंगे वो, तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह यूरिन में भी पानी का कंटेंट तो है ही है, टॉक्सिन्स भी उसमें मिल करके बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर पानी नहीं होगा तो स्टूल भी बहुत हार्ड हो जाएगा और फिर वो भी बाहर निकलने में दिक्कत करेगा। मनुष्य को प्रतिदिन में कितने जल की आवश्यकता रहन सहन का स्तर, भोजन, स्वास्थ्य तथा व्यवसाय पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बात सोलाने सच है कि हर व्यक्ति को 5 लीटर जल नहीं पिलाया जा सकता। ठीक है, यह व्यक्ति की अपनी कंडीशन और उसकी जरूरत के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पिज्जा बर्गर खाता है, ठीक है, तो उसको थोड़ी ज्यादा पानी की जरूरत है, और एक व्यक्ति आपको दिन भर में हरी सब्जी 2-2 कटोरी खाता है, ठीक है, जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बनाई गई है। तो आप देखोगे जो प्राकृतिक तौर पे बनाई हुई हरी सब्जियों का सेवन कर रहा है, उसको पानी की जरूरत ही कम लगेगी, उसको प्यास भी कम लगेगी, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे वो जो 80% पानी था वो भी तो उसकी बॉडी में गया। और जो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं था, उसको माइक्रोवेव किया गया था। तो अब उसको पचाने के लिए भी शरीर की अपनी आवश्यकता तो है ही, प्लस उसको पचाने के लिए भी आपको एक्सेस पानी की जरूरत होगी। तो अगर तरकारी खाने वाले व्यक्ति को 3 लीटर पानी पीना है, तो हाँ, पिज्जा बर्गर सिर्फ खाने वाले को 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा उसको डिटॉक्स करने के लिए। ठीक है, और उससे भी ऊपर अगर कोई व्यक्ति तरल पदार्थों पे रहता है और ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करता है तो उसको और भी कम जरूरत है। तो डिपेंड करता है, जितना मैं बताती हूँ, हो सकता है आगे इसमें कहीं हो कि अगर 2 से 2.5 लीटर क्रिस्टल क्लियर यूरिनेशन कोई करता है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट पूरी है। तो दिन भर में अगर मान लीजिए वो 3 लीटर पानी नहीं पीता है, या हमने नहीं गिना, पर अगर वो 2 से 2.5 लीटर यूरिनेशन कर रहा है, तो इसका मतलब उसका जो सिस्टम है वो डिटॉक्स हो रहा है और उसको उससे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर वो उससे ज्यादा पानी पी रहा है तो वो अनावश्यक ही अपनी किडनी पर अननेसेसरी लोड डाल रहा है। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी इस कैटेगरी में है कि उनको बीमारी आगे चल के होने लग जाती है या किडनी फंक्शन बाधित होता है। तो ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल और ज्यादा पानी पीना किडनी के फंक्शन को, किडनी पे अनावश्यक लोड डालता है। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ पापा बताइए। अभी तो कृष्णनगर में खड़ी है, बताएं।
मनुष्य को प्रतिदिन में कितने जल की आवश्यकता है, रहन सहन का स्तर, भोजन, स्वास्थ्य तथा व्यवसाय पर निर्भर करता है। व्यक्ति के लिए प्रतिदिन लीटर जल की आवश्यकता होती है। ये गायब है। मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। सर्दी की अपेक्षा गर्मी में जल की अधिक आवश्यकता होती है। काफी मात्रा में जल श्वास से भाप बनकर उड़ जाती है। पसीने के रूप में भी जल काफी मात्रा में निष्कासित होता है। जल एक रासायनिक मिश्रण है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसों के निश्चित अनुपात के मिश्रण से बनता है। जैसे कि आपको भी पता होगा कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, है ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बन करके हाइड्रोजन H2O बनाता है, जल बनाता है। इसमें 2 अंश हाइड्रोजन तथा 1 अंश ऑक्सीजन होते हैं। हमें शुद्ध रासायनिक जल नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें उपयुक्त 2 गैसों के अलावा अन्य कुछ तत्वों मिलकर पानी को दूषित कर देते हैं। पीने में अधिक मात्रा में जल का प्रयोग करना तथा कम मात्रा में दोनों ही हानिकारक तथा रोगोत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, अधिक मात्रा में जल किडनी को फिल्टर करने में ज्यादा काम करना पड़ता है। कम मात्रा में जल पिया तो हमारा जो डाइल्यूशन है टॉक्सिन्स का वो नहीं हो पाता, तो पसीना भी कम निकलेगा, पसीने के माध्यम से नहीं निकलेगा, यूरिन भी कम होगी, तो सारे जो मिनरल्स हैं वो जो टॉक्सिन्स हैं वो बहुत गाढ़े बने रहेंगे और वो हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे और खून भी गाढ़ा होने लगेगा। जल चिकित्सा एक आसान तथा सस्ती उपचार पद्धति है जो कि समय सर्वत्र आवश्यकता के समय प्राप्त हो सकती है। ये हमने आपको बताया ही, और हम भी अपने 22 सालों के कैरियर में हमने सबसे ज्यादा जल चिकित्सा का उपयोग किया। या ये कह लीजिए, जब हम ऑनलाइन किसी को कंसल्टेशन देते हैं तो सबसे ज्यादा इजी होता है उसको जल चिकित्सा बता पाना, ठीक है, क्योंकि वो एकदम इजी है, उनके यहाँ अवेलेबल है। अदरवाइज फॉरेन में धूप नहीं है, सूर्य किरण चिकित्सा नहीं हो सकती, मिट्टी आसपास नहीं है, कहीं दूर दूर तक उन्होंने देखी नहीं है, तो मिट्टी चिकित्सा वैसे ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे सर्वसुलभ हाइड्रोथेरेपी ही है। कठिन से कठिन रोग उचित तथा विवेकपूर्ण जलोपचार से ठीक हो सकता है। जल चिकित्सा में जल का प्रयोग रोग के भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। ये इस प्रकार ये गुणशाली तथा शक्तिशाली है। जलोपचार से ठीक हो जाता है। जल चिकित्सा में जल का प्रयोग रोग के भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार ये गुणकारी तथा शक्तिशाली चिकित्सा प्रणाली है। इसका प्रयोग भी इस कारण आसान है क्योंकि जल आसानी से तरल से ठोस, ठोस से भाप बन जाता है। अनुभव के आधार पर पाया गया कि पानी ऑक्सीजन की 75% खपत बढ़ा देता है और 85% हाइड्रोजन की मात्रा शरीर से निकाल देता है। कोई भी रोग ऐसा नहीं होता जिसमें पानी का प्रयोग किसी न किसी रूप में ना करते हो। इसका असर भिन्न भिन्न तापमान में शरीर पर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यद्यपि ये कठिन है कि तापमान की श्रेणी किस आधार पर हो, फिर भी निदानात्मक प्रविधि को ध्यान में रखते हुए ये विभाजन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए और ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है। ये फ़ारेनहाइट के लेवल पे दिया हुआ है। जब कभी आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस के आधार पे तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसा करेंगे कि ये जो डिग्री लिखी हुई है ये फ़ारेनहाइट में लिखी हुई है, तो इसके आगे डिग्री सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट करके लिख लेंगे। बहुत ठंडा है 42-50 डिग्री तक, ठीक है। ठंडा है 50-65 डिग्री तक, तो ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है। शीतल को कहेंगे 65 से 80 डिग्री तक। गुनगुना है 82 से 90 डिग्री तक। सम है मतलब नॉर्मल, ना तो ठंडा ना गर्म, 92 से 98 डिग्री तक। हल्का गर्म क्या है 95 से 98 डिग्री तक। और बहुत अधिक गर्म है 104 से 120 डिग्री तक। अधिकतर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसकी इंटेंसिटी को पहुंचा देते हैं 104 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक। जनरली हॉट फुट बाथ भी देंगे अगर हम, तो उसकी टेम्परेचर को धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे
5 या 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। एकदम से कभी भी इस टेम्परेचर पे पहुंचा नहीं जा सकता, पर अगर हम गर्म ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो धीरे धीरे हम टेम्परेचर को बढ़ा करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो सम 92 से 98 डिग्री तक हम रखेंगे बॉडी को, उसमें चाहे कोई भी पार्ट रख रहे हो, और धीरे धीरे उसकी टेम्परेचर को बढ़ा के वहां तक ले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम ठंडे की तरफ जाना चाहते हैं तो कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी के लिए भी हम हमेशा नॉर्मल बॉडी को डालेंगे, किसी भी बॉडी पार्ट को नॉर्मल टेम्परेचर पे डालेंगे, सम जो टेम्परेचर लिखा है, और फिर हम इसमें ठंडा पानी बढ़ाते जाएंगे और वहां तक ले जाएंगे। ये ही सुटेबल है। आप किसी को एकदम से ठंडे पानी में डाल दिया, एकदम से गर्म पानी में डाल दिया तो उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं और बॉडी को नुकसान होता है। शायद ही कभी 120 डिग्री से अधिक तापमान का पानी प्रयोग में लाया जाता हो। 104 से 108 तक के तापमान का स्नान का भी वही असर होता है जो इससे अधिक तापमान का। जल चिकित्सा हेतु फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसपे फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर सही तरीके से लिखे हुए हों। हालांकि हम लोग डिग्री सेल्सियस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो आप लोग इसको कन्वर्ट करके लिख लेना अपने समझने के लिए, जिससे आपको याद रहे। जल चिकित्सा का प्रभाव शरीर का तापमान, पानी का तापमान, समय अवधि, शरीर का अंग, व्यवहार का तरीका और रोगी की शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर नेचुरोपैथी की बात करूं, हॉट फुट बात है, स्टीम बात है, हिप बात है, इमर्शन बात है, हैंड बात है, हेड बात है, फेस बात है ना। तो ऐसे न जाने जितने ऑर्गन है, जेनाइटल बात है, जितने ऑर्गन है उतने बात है, और उसमें भी हॉट है, कोल्ड है, स्टीम्ड है, हॉट एंड कोल्ड है, इतने सारे वेरिएशन है। तो ये व्यक्ति की स्थिति, प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसके आधार पर डिजाइन किया जाता है। पानी को व्यवहार में लाने की अवधि निम्न समय तक हो सकती है, जो कि निम्न है। अति अल्प बहुत ही कम समय क्या होता है, 1.5 सेकेंड तक रखा और हटा दिया। ठीक है। अल्प कम समय क्या होता है, 5.60 सेकेंड, कितना ही होता है ना, कितना ही हुआ, समझ भी नहीं पाओगे और हटा दिया, और उतने में हम कह रहे हैं बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये सिर्फ समझने की बात है। जितना हम अपने व्यवहार से समझ पा रहे हैं, ठंडे पानी का इम्प्लीमेंटेशन हमेशा कम समय के लिए होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी को एकदम से थोड़ी देर के लिए नहाता है तो वो ऊर्जावान महसूस करेगा, और अगर इस टेम्परेचर में ठंडियों में ठंडे पानी में ही पड़ा रहता है तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक है। तो ठंडे पानी का इम्प्लीमेंटेशन लाइक जस्ट आपने हाथ डाला और निकाल लिया। ठीक है। तो आपने देखा होगा वैष्णो देवी या बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसपे ठंडे पानी से चल के जाना होता है ना। तो उतना ठंडा पानी थोड़ी सी देर में आप क्रॉस कर ले जाते हैं, हार्डली 1 मिनट में। 1 मिनट भी बहुत बोल दिया हमने, है ना। अगर आप तेजी से चल के जाएंगे तो आधे मिनट में आपका पैर एकदम ठंडा, कभी कभी तो बर्फ के ऊपर से निकलिए, सिल पे, बड़ी सारी कहानियां हैं। हाँ, तो वो इसीलिए है कि उसको, अगर मैं बहुत एंशियंट किताब की बात करूं, मुझे राइटर का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो कहेंगे, वो लिखते हैं, लुईस कुने की बुक है कठोरीकरण का सिद्धांत। कठोरीकरण मतलब शील, उसका भी कुछ हिंदी में वर्ड है, मतलब ठंड, इतना ठंडा कर दिया कि वो नम हो गया। ठीक है। अब वहां पर नई सेल्स बननी शुरू हो गई तेजी से, क्योंकि बॉडी ने उसके अगेंस्ट बनाना शुरू कर दिया। वहां पे ब्लड जाना शुरू हो गया, क्योंकि उसको, वो जो नीला पड़ रहा है उसको बचाना है बॉडी को। तो ठंडा इफेक्ट एक्सोथर्मिक होता है। ठंडा इफेक्ट ठंडा तब होगा जब आप काफी लंबे समय तक उसमें डूबे रहेंगे। ठीक है। तब तो आपने पूरे अंदर तक की बॉडी को भी ठंडा कर दिया ना, आपने मौका ही नहीं दिया। अभी क्या है, आपने बॉडी पे काम कराया, और काम कराने के लिए आपको थोड़े समय के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बॉडी नॉर्मल जितना बॉडी टेम्परेचर है उस तक लाने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत करेगी तेजी से। ठीक है। तो उस ऑर्गन को भी हील होगा और आपकी बॉडी पूरी हील हो जाएगी। तो ये सब ऐसे ही नहीं बनाए गए तीर्थ स्थल और फिर इतना चलना और फिर ऐसे करना, सबके पीछे एक साइंस है। उसको हम लोग समझें अगर, तो बारीक से देखें, तो एक्चुअली यही सब है, पर हम लोग उस दृष्टि से नहीं देखते, और धर्म के नाम पे सारे झंडे गाड़ने को तैयार है। फास्टिंग, उपवास के भी, बड़े बड़े उपवास के भी, 2-2, 3-3 के भी, और अगर ऐसे लॉजिकली बता दो तो बड़ी दिक्कत है सबको, है ना। तब दिन भर खाना है, तब कैसे, तब तो वीकनेस आ जाएगी, अरे ऐसे कैसे, है ना, कमजोरी आ जाएगी, फिर सारी कमजोरी आती है सबको। तो इसे समझना पड़ेगा। अति अल्प बहुत ही कम 1.5 सेकेंड के लिए,
अल्प कम मतलब 5.60 सेकेंड के लिए, अधिक 2.5 मिनट के लिए, अत्यधिक 5 मिनट से 40 मिनट तक। जब हम गर्मियों में कोल्ड इमर्शन बात देते हैं तब हम 5 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए हम कहते हैं ठंडे पानी में या बर्फ में आपको पड़े रहना है, ठीक है। तो वो भी एक कुछ बॉडी की कंडीशंस होती हैं और उनको हम गर्मियों में देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, ठीक है। सो 2.5 मिनट तक का हम लोगों के पास ऑल्टरनेट का रेशियो रहता है, 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, ऐसा करके बनाया हुआ है, जिसमें हम गर्म का टेम्परेचर भी बढ़ा रखा है हमने, है ना, तब ठंडे का स्टिमुलेशन का टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है। अदरवाइज 1 मिनट 3131, तो ये 5.60 सेकेंड 1 ही हुआ लगभग, ठीक है। नहीं 1 भी नहीं हुआ, है ना, 1 में 1 मिनट भी नहीं हुआ, वो तो 5.60 है। फिर है सिद्धांत क्या है जल चिकित्सा का। 5 तत्वों में जल तत्व का अपना एक विशिष्ट स्थान है। स्थूलता के आधार पर जल तत्व दूसरा स्थूलतम तत्व है, जिसमें सामान्य भाषा में पानी, वारी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, आप, उदक तथा अमृत आदि नामों से जाना जाता है। यह जल तत्व पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का 70% जल तत्वों से निर्मित है। जिस प्रकार पृथ्वी का 70% भाग जल तत्वों से परिपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर का भी 70% भाग जल तत्व ही है। यह जल तत्व जीवधारियों के जीवन का आधार है। इस तत्व के अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मनुष्य के जीवन का आधार भी यह जल तत्व ही है। इस तत्व के द्वारा मनुष्य विभिन्न दैनिक तथा निमैतिक कार्यों को करने में सक्षम है। इस तत्व के अभाव में मनुष्य के दैनिक तथा निमैतिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना होता है भाई? बहुत ठंडा कितना हुआ? 45 to 50। और बताएं। बहुत ठंडा कितना हुआ? अरे भाई हम यही चेक कर रहे थे कि सब सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। 50 डिग्री मैडम, 42 से 50 डिग्री मैडम जी। और लोग देखिए, आप भले ही पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग पानी बढ़ाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टेम्परेचर पे उसको डाला, कौन सा सेफेस्ट है और कहां तक ले गए। अगर आप ये नहीं बता पाएंगे तो बहुत जल्दी ही कोई भी आप पे एलिगेशन लगा सकता है कि ये सब ऐसे ही होते हैं। तो हमें नेचुरोपैथ तो बनना ही है, पर आई ओपनर की तरह ये स्मार्टली आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ठंडा कितना है, नॉर्मल कितना है, और अब हम जब अगर हायर कर रहे हैं तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकते हैं गर्म में? मैडम 100 से 102 से 108 तक या 100 से 8 तक। और बताएं लोग, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम सेफ हैं और नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट दे सकते हैं? अरे भाई कुछ कुछ बोलिए मैडम जी। 95 से 98 डिग्री मैडम। अगर हमें हॉट वाटर इमर्शन बात देना है या हॉट फूड बात देना है, फ़ारेनहाइट में हम लोग पढ़ रहे थे अभी, और आपने बिलो टेम्परेचर भी फ़ारेनहाइट में बताया 42 to 50 अत्यधिक ठंडा। तो वैसे ही हाईएस्ट टेम्परेचर हमको देना है किसी ऑर्गन को हील करने के लिए, तो कितना दिया जा सकता है? मैम 100 से 108 तक। 102 to 108 110, ठीक है मैक्सिमम।
चलिए, थोड़ा अलर्ट रहे, जागरूक रहे भाई। पढ़ने का मतलब ये नहीं है मुझे तो आता ही है पर आधी चीजें छूट जाएंगी और आप पढ़ेंगे नहीं। हमें क्या, हम तो 5 नोट्स बना दें, 5 हम ऐसे निकाल के आपको पढ़ा देंगे, पर आप इसको नहीं पढ़ेंगे कंटेंट को, हमको पता है, इसलिए हमको इसकी रीडिंग भी करनी पड़ती है, बताना भी पड़ता है। चलिए सभी म्यूट कर लें और कोशिश करें क्लास में पूरा वीडियो मन रखें, जिससे कि स्लाइड बनी रहे क्लास में। सभी म्यूट कर लें अपनी तरफ से। यद्यपि सामान्य रूप से मनुष्य इस तत्व का प्रयोग पीने के रूप में, स्नान के रूप में एवं अन्य शरीर शोधक क्रियाओं के रूप में प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक करता रहता है, किंतु जब जल तत्व का प्रयोग एक चिकित्सक द्वारा वैज्ञानिक विधियों अनुसार रोगों के उपचार के उद्देश्य से किया जाता है, तब वह जल चिकित्सा कहलाती है ना। जल चिकित्सा के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले हम क्या जल चिकित्सा कर रहे हैं, चिकित्सीय दृष्टि से क्या कर रहे हैं, उषापान। ठीक, उषापान को कौन कौन बताएगा, क्या होता है उषापान? मैडम सुबह सुबह जल्दी उठकर जब सूर्योदय उससे पहले, जस्ट उससे पहले पिया गया गुनगुना पानी उषापान कहलाता है। नॉर्मल पिए तो उषापान नहीं है? नहीं, नॉर्मल भी, लेकिन गुनगुना सेहत की दृष्टि से अच्छा रहता है। अगर किसी को अल्सर है, एसिडिटी है, तो क्यों गुनगुना पिलाएंगे? मैडम हल्का गुनगुना जो होता है, पिया ठंडा पानी पिए, तासीर के अनुसार, जैसा आपको देश काल परिस्थिति के अनुसार पानी पिया जाए फिर। अब सही है, ठीक। और बताएं। देखिए अभी उन्हीं की लाइन में कितना सारा पकड़ लिया हमने। बताने से क्या होता है, समझ आता है कि कहाँ पे व्यक्ति गलती कर रहा है। अभी आप किसी बड़े फोरम पे कह दें कि गुनगुना ही पिया जाता है ये कभी का उषा पानी में, तांबे का पानी दोबारा गर्म नहीं किया जाएगा, चांदी का पानी दोबारा गर्म नहीं किया जाएगा, है ना। ठंडी के टाइम में ज्यादा गर्म पानी पीना पड़ता है, हाँ, और नॉर्मल सीजन में थोड़ा हल्का सा गर्म पानी। उषा पान है उठते ही हमें पानी पीना, ठीक। जैसे ही हम सो के उठे, अगर वो सूर्य के उगने के पहले है तो ही परफेक्ट है, और उसको, उस पानी को हमें पीना सलाइवा के साथ, ब्रश ना किए हुए। वो पानी कैसा भी हो सकता है ना, वो हमारे हिसाब से मेडिकेटेड हो सकता है। फिर आता है किस पोस्चर में पिया जाए, है ना। फिर होता है किस मेटल में रखा हुआ पिया जाए। फिर होता है कि उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो ये समय ये तो निर्धारित करता है कि हमारा मौसम कैसा है और हमारे शरीर को किस चीज की आवश्यकता है। फिर आता है दूसरा एनिमा। कौन कौन जानता है एनिमा क्या है? हम बताएं। मैम एनिमा है जो हमारे गुर्दा द्वार से पानी को शरीर के अंदर डालना, पेट की सफाई करना, और जो आंतों में चिपका हुआ मल होता है उसको बाहर निकालना, जिससे कि हमारी आंतें स्वस्थ हो और शरीर स्वस्थ हो सके। ठीक है, सभी एग्री करते हैं। ठीक है, एनिमा क्रिया हो गया। फिर विभिन्न प्रकार के स्नान, जैसे कि हमने आपको बोलती रहती हूँ मैं कि पैरों का गर्म नहान है, छाती की गर्म ठंडी सिकाई है, उसी तरीके से लपेट है बहुत सारी, उसी तरीके से पूरा टब में लिटा दो, सिर्फ कमर के हिस्से को पानी में डालो, सिर्फ पैरों को पानी में डालो, है ना, सिर्फ हाथों को पानी में डालो, सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे पानी हो। तो ऐसे तरह तरीके के बहुत सारे स्नान बनाए गए हैं। एवं अंगों की लपेट का वर्णन आता है। अंगों की लपेट मतलब बैंडेजेस, है ना। तो ऊनी सूती पट्टी है, सिर्फ ऊनी पट्टी है, सिर्फ सूती पट्टी है, ऐसा। यद्यपि जल चिकित्सा प्राचीन काल से ही प्रचलित चिकित्सा है, परंतु मध्य काल में इस चिकित्सा का प्रचलन कम हो गया था। इस चिकित्सा के पुनरुत्थान में पश्चिमी चिकित्सकों ने अपना विशेष योगदान देकर इसको समाज में पुनः प्रचलित करने की विशेष भूमिका वहन की है। इस क्रम में विंसेज प्रिस्निज, ठीक है, इनका सेबस्टियन नीप और लुई कुने आदि प्राकृतिक चिकित्सकों ने जल चिकित्सा में विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फादर सेबस्टियन नीप द्वारा रचित, अब फिर से महात्मा गांधी का नाम मत लिख दीजिएगा अगर हम ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो, प्लीज। हर जगह महात्मा गांधी है ना। फादर सेबस्टियन नीप द्वारा रचित पुस्तक माई वाटर क्योर जल चिकित्सा की एक श्रेष्ठ पुस्तक है। ठीक है, तो सभी लोग इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे और उस पर थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन चिकित्सकों के प्रयोग से प्रभावित होकर भारतीय चिकित्सकों एवं विद्वानों ने जल चिकित्सा के महत्व को समझकर इसका अनुप्रयोग स्वयं पर किया। स्वयं पर इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर इन्होंने इसे अपने जीवन चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार में लगाया।
इस प्रकार वर्तमान समय में संपूर्ण भारत वर्ष में जगह जगह अनेक स्थानों पर जल चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुले हुए हैं। ठीक है, जल चिकित्सा केंद्र भी खोले जा सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है पूरी प्राकृतिक चिकित्सा खोली हो, जहां नियमित रूप से जल तत्वों के प्रयोग द्वारा अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। जल तत्व शरीर शुद्धिकरण का सबसे प्रमुख एवं मूल साधन है। जल तत्वों के भली भांति प्रयोग करने से शरीर में शुद्धता स्वच्छता बनी रहती है, जबकि इस तत्वों के भली भांति प्रयोग नहीं करने पर शरीर में इस तत्व का योग विषम हो जाता है तथा इस तत्व का विषम योग होने पर अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। मानव शरीर में जल तत्व को सम बनाने हेतु अनेक विधियां प्रचलित हैं। जल तत्वों से चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में जल तत्वों को एक महा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जल तत्वों का प्रयोग करने से शरीर को एक विशेष प्रकार की ताजगी एवं स्फूर्ति प्राप्त होती है। प्रायः हम अनुभव करते हैं कि कार्य की गहरी थकान होने पर ठंडे जल से स्नान करने पर जो ताजगी प्राप्त होती है, वह ताजगी एवं स्फूर्ति संसार की किसी अन्य दवाई से प्राप्त नहीं की जा सकती। जल तत्व के इस गुण का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है। कौन बताएगा कि जल चिकित्सा की डेफिनेशन क्या है? सब बताएंगे, मतलब पहली बात तो सब बताएंगे आप अपनी अपनी भाषा में, सब बताएंगे, ये बात तय है, भले ही वीडियो ना ऑन करें। जल चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? अनीता जी आप सबसे आखिरी में बताएंगी। The therapy or the treatment for the specific disease by the hot water, cold water, according to season, time, and disease, whatever we are using. जी, Because we are in a treatment, we are using the water, hot water or the cold water in the reference to the season, time and place and the proper and the diagnosis and the disease. Like in a summer season, we have to use the water as a therapy in a limited Celsius level, and in a season of a winter season, we have to use the water as a treatment in a hot water. ये बहुत बढ़िया, इन्होंने आपने सारा कुछ इकट्ठा कर दिया ना, समराइज कर दिया और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था। पर हम चाहते हैं आप एक लाइन में बता दें, एक लेमैन की तरीके से, कि जल चिकित्सा क्या है। जल चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? और लोग जो बच्चे बताएं। हेलो मैम, बताइए। हाँ, मतलब जल चिकित्सा वही चिकित्सा पद्धति है जिस चिकित्सा पद्धति में हम शरीर के इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। मतलब उसका डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन, मतलब हॉट वाटर हो सकता है, कोल्ड वाटर हो सकता है, मतलब डिजीज के अकॉर्डिंग टू डिजीज वी चेंज द नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब इम्प्योरिटी को काटने के लिए अगर हम कहीं एड्रेस कर रहे हैं जल चिकित्सा को, तो हम पहले बताएंगे ना भाई, ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है। जल चिकित्सा कहां से आई? जल चिकित्सा जिसमें हम बॉडी के जल तत्वों को सामंजस्य देते हैं, है ना। जल तत्वों की या कमी है या अधिकता है, तो है कहां से? प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है, जिसमें हम जल तत्वों में जल को औषधि रूप में यूज करते हैं। ठीक है ना भाई। उसके बाद आती है जो अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि किस तरीके से हम उसको अकॉर्डिंग टू नेचर, पानी के नेचर को चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू पर्सन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी आप बताएं गगन जी, बताइए, आप बताइए।
मैडम उसको गर्म पानी में बिठाकर भी जल थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें टब में बिठा करके टोकनी से जो गंदे वो बाहर आ सकते हैं, और गर्म पानी में हमारे पैर भी रख करके हम इसका चिकित्सा इलाज कर सकते हैं मैडम। हाँ, ये तो पता है, अभी जल चिकित्सा की विधियां हैं, पर हम पूछ रहे हैं कि अगर हमने पूछा किसी ने कि जल चिकित्सा क्या है, क्या समझते हैं आप जल चिकित्सा से, तो हम उसको कैसे बताएंगे जल चिकित्सा का क्या आंसर होना चाहिए, जल चिकित्सा क्या है, इस एक लाइन का आंसर क्या होना चाहिए। हेलो स्वाति जी आप बताएं, मिथुन जी आप बताएं। मैडम, जल चिकित्सा एक नैसर्गिक प्राकृतिक चिकित्सा है। इससे अपने शरीर के अंदर के विषैले पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। अपने बॉडी के अंदर का तापमान जो है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे जो रोग है उनके ऊपर इलाज किया जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर है जी। थैंक यू। स्वाति जी आप बताएं। जी मैम, जल चिकित्सा प्राकृतिक उपचार पद्धति का प्रमुख अंग है, जिसके द्वारा जल को औषधीय रूप में हम तरह तरह से प्रयोग में ला करके उससे अपने शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, अनीता जी आप बताइए। आप जल चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का एक सबसे अच्छा साधन है, और इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि सर्वत्र उपलब्ध है, साधारण रूप से सर्वत्र उपलब्ध है, और इसका प्रयोग हम विभिन्न पद्धतियों द्वारा देश का या व्यक्ति के मरीज के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार कर सकते हैं। इसके अंदर हर शरीर के हर अंग का स्नान अलग अलग है, जैसे कटी स्नान हो गया, हॉटफुट बाथ हो गया, मेहल स्नान हो गया, और अपना मेरुदंड स्नान हो गया। इस और चादर, ठंडी चादर लपेट, ऊनी चादर लपेट, इस तरह करके हम इसके अनेक रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं, और व्यक्ति को या मरीज को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अंकिता आप बताएं। जी मैम, जल चिकित्सा एक प्राकृतिक उपचार पद्धति है, जिसके विधियां मतलब जलपान और जलपान है, जल शंख प्रक्षालन, पट्टी पैरों में पट्टी, गीली पट्टी रखना, जिसकी वजह से हम मरीज को जल से डिटॉक्सिफाई करके और उनको स्वस्थ रख सकते हैं और उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम देवनाथ जी से रिक्वेस्ट करेंगे इस बार कि हमने जो इंटरव्यूज लिए उसमें आप लोग नहीं थे, जो भी हमने क्लासेस ली, मतलब जो भी इंटरव्यू लिए या वाइवा लिया एग्जाम का, तो कोई भी व्यक्ति बहुत एप्रोप्रिएट आंसर इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आप लोग सिर्फ सुनते हो। समझ गए? हम ढेरों रील बना रहे हैं, 1-1 मिनट में बोल जा रहे हैं, क्यों आज नहीं बोल रहे ना? हमेशा से आगे आगे बोला है, आंसर दिया है, इसलिए बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर देखिए पैसों से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समय से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में मैं तो कितना ही ऐसा भी हैरिशमेंट नहीं कर रही ना आप लोगों की, बिल्कुल स्टूडेंट वाली फीलिंग कराऊं, है ना, पर कुछ तो फीलिंग लाइए, है ना, कुछ तो 1 घंटे का थोड़ा फील कीजिए कि भाई एनर्जी भी है, हम भी भाई जोश के साथ बता दें, तो उससे क्या होगा ना कि थोड़ा अच्छा स्मार्टली आप आंसर देंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करें, और सभी लोग प्लीज जो भी क्लासेस हैं उनमें वीडियोस ऑन रखें, जिससे कि आपको अच्छा अटेंटिव लगे। बाकी तो आप कुछ काम करते करते सुन रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, है ना। सो जितना हम डेडिकेशन से आप ही को देख रहे हैं, फोन भी बहुत इमरजेंसी में उठाते हैं, उतने ही डेडिकेशन से आप सुनिए ना इसको। देखिए, इस उम्र में पढ़ना मैं समझती हूँ, है ना, जो पैसा बच्चों पे खर्च होना चाहिए वो हम अपने पे खर्च कर रहे हैं, इसके लिए कितना मोटिवेशन चाहिए। जो समय हस्बैंड्स का या और लोगों का है, उनको निकाल करके हम वाइफ के समय को निकाल के हम दे रहे हैं। मैं तो आज 22 सालों में शायद इसी जगह पे हूं कि जब मैं शादी के बाद कहीं भी गई पैसा खर्च करके, तो मुझे लगा कि ये बहुत कीमती है, जितना ये बता रहा है इसके अंदर तक का हमको ले लेना है। तो इसलिए मैं यहाँ हूं, क्योंकि अभी ऐसे समय हमारे को मिलेगा नहीं दोबारा, ऐसा मुझे लगता है। जीवन में दोबारा ये समय निकालना, मतलब आपने कितना सोचा होगा तब जाके आपने ये स्टेप लिया है, ये हम भी जानते हैं।
तो इसको ऐसे मत जाया कीजिए। मतलब 1 घंटा भी आप अलर्टनेस के साथ हमारे साथ बैठ जाएं, थोड़ा कलम चलाते रहें, थोड़ा अंडरलाइन करते रहें, मेरी बात पे आप पूछ लें या बता दें, बहुत है उतना। पर आप अगर सिर्फ सुनेंगे तो यकीन मानिए कितना आप अंदर रिसीव करते हैं ना, निकल जाता है। ये लास्ट क्लासेस में एग्जाम में समझ में आ गया है ना। अपनी अपनी फील्ड में देखिए सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एग्री कि आप अच्छी आईक्यू के सभी हैं, बट हमको नेचुरोपैथी अगर हम डॉक्टर लिखना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे आंसर देने पड़ेंगे जिसमें अगले की बोलती बंद हो जाए। ट्रीटमेंट करना अलग बात है, सब लोग बड़ा हॉस्पिटल खोल पाएंगे ये संभव नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आज मैंने अपने घर की चीजों को कैसे कैसे खर्च कर देती हूँ मैं अपने क्लिनिक पे, वो 1 लाख के सेटअप को कैरी करने के लिए, ये मेरा पागलपन है। उस लेवल पे कितने लोगों को मौका मिलेगा और कितने कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपकी उम्र में क्या सेटिस्फैक्ट्री है कि आप उसको ग्रेसफुली आंसर दे पाए, आपके पास लोग सुनने के लिए आए, या और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बहुत स्कोप देने वाली है। तो जैसे जैसे नेचुरोपैथी बढ़ेगी, आपके घर पे एक बोर्ड भी लगा होगा ना, तो भी पेशेंट आपके पास उपचार के लिए आएगा, और आप 4 रेमेडी भी लिख दोगे तो भी काम करेंगे, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ऑनलाइन भी काम किया है और पेशेंट को लिखा है और वो ठीक हुआ है। लेकिन उसके पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। जैसे मैं कल का एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे फादर इन लॉ बोले कि तुमने सब्जी चखी नहीं? हमने कहा नहीं, हमने खाना खाना नहीं था, हमारा 8 बजे हो गया शकरकंदी से, अब हम नहीं खाएंगे। तो चखने में क्या दिक्कत थी? हमने कहा तो हम चखेंगे भी नहीं। वो सारा सिस्टम ना फिर से काम करने लग जाता है, ऐसा हमने उनकी भाषा में समझाने की कोशिश करी। तो वो बोलते हैं तुम ऐसा करो, अपनी सारी डिग्रियां मुझे लिख करके दो पहले, और सबसे हाईएस्ट वाले सबसे पहले लिखना। मैंने कहा तो ऐसे भी मतलब लैग पुलिंग होती है, लेकिन आपको अपनी बात को प्रेजेंट करना आना चाहिए, है ना। गोलमोल आंसर वाला नहीं कि उषा पान आप कुछ भी कह देंगे चलेगा। अब आप कुछ भी वाले नहीं है, है ना, तो कुछ भी वाले में नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि भाई उषा पान की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये, साइंस ये कहती है। अगर कहीं कंफ्यूजन है गूगल सर्च कीजिए, आप हमारी भी मत मानिए, है ना। तो मैं सबसे ज्यादा गूगल सर्च करती हूँ, मेरी जितनी भी रील्स हैं सबसे पहले गूगल क्या कहता है, उसके बाद मेरी नेचुरोपैथी की पुरानी किताबें क्या कहती हैं, फिर हम उनको हिसाब से कि पब्लिक क्या सुनना चाहती है वो उस हिसाब से मैं प्रेजेंट करती हूँ। तो ऑथेंटिक बात ही बोलिएगा, लोग क्या बोल रहे हैं उससे थोड़ा अलग चलिए। आप देखेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं वैसा ही दिख रहा है, पर मैं कुछ अलग समझ पा रही हूँ उस चीज को, है ना। उषा पान तो घर का हर व्यक्ति जानता होगा, आपके घर में भी बहुत लोग जानते होंगे, पर आप उसको एप्रोप्रिएट आंसर दे पाए, ठीक है, आप एनिमा के डू एंड डोंट्स को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए, तो वो बड़ी बात है। तो इसलिए मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि हमारे से जितने लोग पढ़ रहे हैं, मैंने उस दिन भी कहा देवनाथ जी से कि आप सब लोगों की बढ़िया फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जहां से इतना वक्त निकाला है थोड़ा और वक्त सही, लेकिन ऐसा ना हो कि डिग्री मिल जाए और आपने मिट्टी को अनुभव ना किया हो, अपने शरीर पे भाप को अनुभव ना किया हो, है ना, चिकित्सा को अनुभव ना किया हो। भले ही आपको 10 दिन अपने जीवन से निकालने पड़े, अदरवाइज आप डिग्री किसी को मत दीजिए, ठीक है। भले ही आप उनको स्पेस दीजिए कि 1 साल के अंदर आप कभी भी अपने हिसाब से आकर के 10 दिन बिताइए, है ना, 10 दिन का समय और निकालिए और प्राकृतिक चिकित्सा अपने ऊपर और पेशेंट पे अप्लाई कीजिए, जिससे आपको अप्लाई करना भी आए और अपने ऊपर भी महसूस करना आए, तब आप सही मायने में उसको लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। सो आई थिंक हम लोग थोड़ा सा और कर सकते हैं। चलिए, प्राकृतिक चिकित्सा में जल तत्व का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार में विशेष लाभकारी प्रभाव रखता है। विदेशों में प्रमुख रूप से जर्मनी एवं इंग्लैंड आदि देशों में प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से विभिन्न जल केंद्र खुले हुए हैं। तो फॉरेन में 2 कंट्रीज का नाम बार बार आया है, वो भी आपको बताना चाहिए, एक जर्मनी और एक इंग्लैंड, जहां पर जल को एक सुपर मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर लिंडर हार के अनुसार, ठीक है, अब अगेन आपके पास दूसरा नाम आया, पहला नाम क्या था, महात्मा गांधी के अलावा, है ना, माई वाटर क्योर पुस्तक के रचयिता फादर नीप को जनरली फादर नीप ही लिखा मिलता है, पर फादर सेबेस्टियन नीप, ठीक है। तो फादर नीप माई वाटर क्योर,
तो पहला नाम जो पानी के लिए आया वो ये था, और दूसरा प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर लिंडरहार। इनकी बुक हमारे पास भी दोनों वॉल्यूम है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। इतनी गंदी इंग्लिश और इतनी गंदी हिंदी लिखी है कि उसको समझना मुश्किल है, ठीक है। गूगल भी अलाउ नहीं करता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बुखार ठीक करने में अन्य औषधियों की तुलना में जल 1/10 समय लेता है, अर्थात औषधियों का प्रयोग करने से यदि बुखार 10 दिनों में ठीक होता है, तो वहीं जल का प्रयोग करने से गीली चादर, एनिमा व अन्य प्रयोगों से बुखार 1 दिन में ही ठीक हो जाता है। प्रायः तेज बुखार होने पर माथे पर ठंडे जल की गीली पट्टी देने से बुखार में तुरंत लाभ मिलता है। जैसा कि कोविड में मैंने जितने लोगों को पर्सनली बताया, तो जो फर्स्ट ग्रेड का था, सेकेंड वाली वेव तो बहुत ही स्ट्रांग थी, जो फर्स्ट वेव थी उसमें सिर पे ठंडी पट्टी, पेट पे ठंडी पट्टी और पिंगलियों पर ठंडी पट्टी बदलने से इजीली वो छूमंतर हो जाता था, ठीक है। उसके बाद बुखार आता नहीं था। तो गीली पट्टी देने से बुखार में तुरंत लाभ मिलता है एवं शरीर का तापक्रम सामान्य हो जाता है। वर्तमान समय में जल चिकित्सा एक वृहद शास्त्र के रूप में विकसित हो चुकी है। विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारतवर्ष के अनेक भागों में जल चिकित्सा के केंद्र हाइड्रोथेरेपी सेंटर के रूप में, वाटर किंगडम के रूप में विकसित हो रहे हैं, है ना। तो जहां पे इंटरटेनमेंट तो अभी तक क्या था, वाटर के हमारे एंटरटेनमेंट के साधन था वाटर, है ना, कि सिर्फ स्विंग्स ही लगे हुए हैं और हम झूले झूलते थे पानी के अंदर। अभी क्या है, ये हाइड्रोथेरेपी सेंटर का मतलब है यहाँ पर थेरेप्यूटिक वे से औषधि के रूप में हम जल का इस्तेमाल करते हैं। इन केंद्रों में जल को आधार मानकर विभिन्न ऐसी क्रियाएं एवं कार्य किए जाते हैं जिनका मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। शरीर की कोशिकाओं का प्रमुख घटक द्रव्य जल तत्व ही होता है। कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका द्रव्य का मूल आधार जल तत्व ही होता है। शरीर की कोशिका जल तत्व के माध्यम से ही पोषण प्राप्त करती है एवं अपने अंदर उपस्थित विषाक्त विजातीय पदार्थों को जल तत्व के माध्यम से अर्थात द्रव्य रूप में निष्कासित करती है। उम्र बढ़ने पर कोशिकाओं के जल ग्रहण करने की क्षमता एवं निष्कासन करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती है, बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मानव शरीर की सबसे प्रमुख धातु रक्त का प्रमुख घटक द्रव्य भी जल तत्व होता है। जल तत्व की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन एवं शरीर शोधन में प्रमुख भूमिका वहन करता है। जल चिकित्सा के माध्यम से शरीर की कोशिकाएं जल ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जल चिकित्सा के द्वारा शरीर में जल तत्व को अधिक मात्रा में प्रदान करते हुए इस तत्व की विषमता से उत्पन्न रोगों का उपचार किया जाता है। इस प्रकार उपयोग तथ्य से स्पष्ट है कि जल तत्व मानव शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सामान्य रूप से एक स्वस्थ मानव प्रतिदिन लगभग 2.5 लीटर जल का उत्सर्जन करता है। देखिए वही बात आ गई जो कि हमने पहले भी कहा था कि लगभग 2.5 लीटर यूरिनेशन दिन भर में अगर व्यक्ति करता है तो उसको उतने ही पानी की आवश्यकता है, तो वो स्वस्थ है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सामान्य रूप से एक स्वस्थ मानव प्रतिदिन लगभग 2.5 लीटर जल का उत्सर्जन मूत्र, स्वेद एवं प्रश्वास आदि के रूप में करता है। जल की इस मात्रा को प्रतिदिन ग्रहण करना भी अनिवार्य है, इसलिए चिकित्सक प्रतिदिन 3 लीटर शुद्ध जल के सेवन की निर्देश देता है। इससे कम मात्रा में जल तत्व का सेवन करने से शरीर की आंतरिक क्रियाओं में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं एवं विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो अब हमारा होमवर्क क्या है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल, कोशिका, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसकी एनाटॉमी को पढ़ के रखेंगे। तो बच्चे की 6th क्लास की 5th क्लास की किताब को उठाएंगे, या अगर आप स्मार्ट हैं तो गूगल सर्च करके एक सेल का डायग्राम, इसमें आप एक पेज लगाएंगे, उसमें कोशिका का डायग्राम, उसमें फ्लूइड कितना है, पानी कितना है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सब आपको थोड़े थोड़े नाम पता होने चाहिए।
आप हिंदी में कंफर्टेबल है, आप हिंदी में लिखिएगा, पर आपके पास इसी में आपको स्टेपल करना है जो आपके नोट्स हैं, ठीक है। सभी ने कराया होगा कॉपी, उसमें आप एक सेल का डायग्राम लिखेंगे। दूसरा होमवर्क क्या है, जो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे ये 2 होमवर्क के साथ, और ये सब मार्क्स जुड़ेंगे भाई, जो नहीं बोलेगा। ये बात तय हो गई है पहले से ही हमारी, क्योंकि हमने जितने भी वाइवा लिए हम बहुत वरीड थे, उसमें से आप लोगों के चेहरे नहीं थे हालांकि, लेकिन उसके पहले टेस्ट में भी कोई बहुत कमाल नहीं किया हुआ है, तो वो अलग बात है, ठीक है। हालांकि आई एग्री कि हमने भी जितने भी वाइवा दिए बहुत स्मार्ट होने के बावजूद वाइवा में बहुत अच्छा आंसर नहीं दिया कभी भी, ठीक है। क्योंकि जो टीचर, आई एग्री कि जो टीचर पूछ रहा है, ठीक है, वो वही पूछ रहा है जो जिसमें वो कॉन्फिडेंट है क्वेश्चंस, है ना। लेकिन वो उसको तो स्टूडेंट बनाने हैं ना स्मार्ट, उसको वो अच्छा शिक्षक है, वो अच्छा विद्यार्थी है, ये जरूरी नहीं है। तो आई एग्री कि मेरी जितनी डिग्रियां हैं उनमें हमने जब कभी वाइवा दिया तो आइदर तो किसी टीचर ने शिखा का मीनिंग पूछ लिया और वो मेरे कॉन्फिडेंस से प्रभावित हो गया, अदरवाइज उसने कुछ भी पूछा तो मैं बता नहीं पाई थी, ये मुझे पता है अभी तक। तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूं कि आप फिर भी एक अच्छे विद्यार्थी हैं, आप अगर उस वक्त आंसर नहीं दे पाते हैं तो भी, बट स्टिल मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आप बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर नेचुरोपैथी का एटलीस्ट सीखें।